एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रेजेंट से, जहां पर जियोन आया था चीट उठाने। लीवा ये देखकर सोच रहा था अगर ग्रुप 8 का लीडर वो है तो इसका मतलब बैठता है कि स्प्रिंग क्लान का उत्तराधिकारी चोटिल हो गया है। वो सभी परफेक्टली समझ गए हैं आखिर सेकंड टेस्ट का मीनिंग क्या है। और जैसा कि मैंने सोचा था, इस बार के पार्टिसिपेंट्स डम नहीं है। जियोन फिर जाकर चीट उठाता है और किस किस के बीच में मैच होना है डिसाइड हो जाता है, पर हमें बताया नहीं जाता कि आखिर किसके खिलाफ किसका मैच है। लीवा फिर कहता है जबकि तुम लोगों ने फेयरली टेस्ट के लिए तैयारी करी है, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों की जीत हो। उसके बाद जब चारों नीचे उतर रहे थे, जियोन ग्रुप 6 के लीडर को देखता है और उसे उसकी आंखें काफी जानी पहचानी लगती है। नैनो उसे स्कैन करो और नैनो स्कैन करके बताता है कि यही वही मास्क वाला लड़का है। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसके बाद सेकंड टेस्ट राउंड 1 की शुरुआत होती है, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3। लीवा कहता है जो टीम दूसरी टीम को सप्रेस कर देगी उसकी ही जीत होगी। ग्रुप 1 का लीडर मुयो ने डायगोनल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और ग्रुप 1 बड़ी आसानी से ग्रुप 3 को हराकर जीत हासिल कर लेती है और ग्रुप 3 सरेंडर कर देता है। लीवा सोच रहा था ऐसा नहीं था कि ओपोनेंट काफी कमजोर था, पर फिर भी इस बैटल में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसके बाद राउंड 2 होती है ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 4, जिसमें ग्रुप 4 की जीत होती है। अब अगली बारी है जियोन की टीम ग्रुप 8 की। फाइनली हमारा टर्न आ ही गया, पर वो सभी पूरा ही डिमोटिवेट हो चुके हैं। क्या तुम लोग नर्वस हो? मुझे पता है तुम सभी काफी एंग्जियस हो, क्योंकि लीडर अचानक ही चेंज हो गया है और मैं खुद भी काफी नर्वस हूँ। पर अगर हम यहाँ पर नहीं जीते तो हम एकेडमी से निकाल दिए जाएंगे और एकेडमी से अभी निकलने ये बहुत जल्दी हो जाएगी। हमें इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा और उससे भी ज्यादा मैं गुस्सा हूँ। मैं किसी ऐसे से हारना नहीं चाहता जिसने हमारे आगे प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करी है। हमारे लीडर के ऊपर डरपोक की तरह हमला करना ये मैं मान नहीं सकता। अगर तुम भी मेरे जैसा ही सोचते हो तो फिर हम यहाँ पर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगा, चलो जीत कर आते हैं। लीवा सोच रहा था तो फिर उसे कैडर्स को एनकरेज करना भी आता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि एनकरेजमेंट से जीत मिल जाएगी। शायद हमें जल्दी पता चल जाएगा उसमें पैंथर की एबिलिटी है या फिर एक बिल्ले की। उसके बाद मैच शुरू होती है और जियोन का ओपोनेंट है वॉन्ड्यू और उसका ग्रुप 5। वॉन्ड्यू सोच रही थी मैं चाहती थी कि मैं ग्रुप 8 के खिलाफ ही लड़ूं, पर मुकेम के लीडरशिप में उत्तराधिकारियों के लड़ाई में तुम्हारा होना शोभा नहीं देता। यहाँ से ही अकेडमी छोड़ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद बैटल शुरू होती है और जो नैनो को जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी एंड स्ट्रेटेजी ट्यूटोरियल को एक्टिवेट करने को कहता है। इसकी मदद से जियोन को ग्रुप 5 की स्ट्रेटेजी समझने में काफी आसानी होगी। वॉन्यू फिर अपने ग्रुप को एरो फॉर्मेशन में लाती है, जो देखकर जियोन अपने ग्रुप को वेज फॉर्मेशन में लाता है। लीवा ये देखकर सोच रहा था आखिर वो इतना स्टूपिड फैसला कैसे ले सकता है। वेज फॉर्मेशन एक यूजलेस फॉर्मेशन है अगर टीम का लीडर वीक हो तो। अगर उसे राइट गार्डन ने मार्शल आर्ट्स भी सिखाई है, पर फिर भी टेक्टिक काफी खराब है। कहीं मैं ये सब सोच ये तो प्रूव नहीं कर रहा कि मैं उसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वॉन्ड्यू फिर हमला करते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सच्चे उत्तराधिकारी के खिलाफ लड़ने की। पर जैसे ही वॉन्ड्यू हमला करने बड़े जोश से आगे बढ़ती है, जियोन उसके हमले को डिफेंड करता है। वो मेरे 10 स्टार्स को डिफेंड कर पाया है और ये देखकर लीवा भी पूरा हैरान था। जियोन सोच रहा था मेरी नेगोंग अभी भी वॉन्ड्यू से काफी कम है, पर मेरी वर्गोंग टीचर के लेवल पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर अपर हैंड मेरा ही है। वॉन्ड्यू सोच रही थी मैं पीछे खिसक रही हूँ। अगर मैंने अभी फॉर्मेशन को चेंज नहीं की तो पीछे जो कमजोर हैं वो जल्दी से टूटना शुरू हो जाएंगे। आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। वॉन्ड्यू इसलिए जल्दी से फॉर्मेशन को चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लाती है, जो देखकर जियोन की टीम भी फॉर्मेशन चेंज करके फॉर्मेशन नंबर 3 में लाती है। वॉन्ड्यू सोच रही थी फॉर्मेशन नंबर 3, क्या तुम्हें लगता है तुम ग्रुप 1 के फॉर्मेशन को यूज करके जीत सकते हो? तुम्हारी नेगोंग तो अच्छी है पर तुम्हारी टैक्टिक्स काफी टेरेबल है। वॉन्ड्यू फिर फॉर्मेशन 6 का ऑर्डर देती है और वो सोच रही थी जियोन मेरे नेगोंग के सामने टिक नहीं सकता। पहले मैं उसके टीम के फॉर्मेशन को मेरे टीम के फॉर्मेशन वेज की मदद से तोड़ दूंगी बीच में से, और जब वो अपनी टीम से अलग हो जाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। फिर जैसे वॉन्ड्यू अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ती है, जियोन की टीम फॉर्मेशन बदलकर पिंसर मूवमेंट का इस्तेमाल करती है, जो देखकर ग्रुप 5 के कैडेट्स काफी पैनिक कर जाते हैं। वॉन्ड्यू कहते हैं पैनिक मत करो, तैयार हो जा बोथ साइड अटैक के लिए। तभी जियोन कहता है अभी कभी फॉर्मेशन 2 का यूज करो। वॉन्ड्यू सोचती है नंबर 2 यानी एरो फॉर्मेशन। ग्रुप 5 के कैडेट्स ये सुनकर बिल्कुल फ्रंट पर आ जाते हैं, पर जियोन की टीम एरो फॉर्मेशन नहीं बना रही थी। वॉन्ड्यू सोच में पड़ गई थी आखिर जियोन करना क्या चाह रहा है। जियोन की टीम फिर उन्हें एरो के बदले सर्कल में घेर लेती है। वॉन्ड्यू समझ आती है कि फॉर्मेशन नंबर बस एक ट्रिक था, और लीडर बनने के बाद जब जियोन कहता है कि मैंने फॉर्मेशन के समय को सोचा था, तब उसने इसके बाद करी थी। हम फॉर्मेशन नंबर्स को यूज करेंगे जो कि दूसरे ग्रुप ट्रेनिंग के दौरान करते हैं, और हम इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ ही करेंगे। मैं जब चेंज कहूंगा फॉर्मेशन नंबर्स को चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में वॉन्ड्यू गुस्से में सोच रही थी आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की। जियोन फिर टीम को ऑर्डर देता है उन्हें सप्रेस करने की, और वॉन्ड्यू की टीम डर के हमारे सेल्स को छोड़ देती है, जो देखकर वॉन्ड्यू और भी गुस्सा हो जाती है। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी टीम हार मान चुकी है।
वोन्यू सोच रहे थे अगर मैं हार गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो मैं यहाँ पर हार नहीं सकती। इसलिए वोन्यू गुस्से में जियोन के ऊपर फियर स्लैश का इस्तेमाल करने जाती है, जिसे कि जियोन पहले रोकता है और फिर हमला करके वोन्यू का दाहिना हाथ काट कर अलग कर देता है, जिसकी वजह से वोन्यू दर्द के मारे चीख रही थी। इंस्ट्रक्टर जल्दी वहीं पर आ जाते हैं, उसे पकड़ते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे ब्लड को रोकने की और वोन्यू को शांत रहने को कह रहे थे। जियोन वहीं पर सोच रहा था क्योंकि एक प्रॉपर स्वॉर्ड नहीं है इसलिए ये सब हुआ। मैंने वोन्यू के स्वॉर्ड मूवमेंट को रोक दिया था फिर मूवमेंट का इस्तेमाल करके, पर लास्ट में मेरा फर्स्ट मूव इनकम्प्लीट ही रह गया। जैसा कि मुझे पहले ही लगा था, हर स्वॉर्ड कितना ही कैपेबल क्यों ना हो उसे एक लिमिट होती है। यानी जियोन दुखी नहीं हो रहा था कि उसने वोन्यू का हाथ काट दिया है, उसे तो दुख हो रहा था कि वो अपना मूव पूरा नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ग्रुप 8 और जियोन को विजय घोषित किया जाता है। ग्रुप 8 के कैडेट्स परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश थे। लिवा सोच रहा था उसके लिए 7 बटरफ्लाई कनेक्शन को यूज करना, उसके बाद सभी भी नेगोंग काफी कम है और समझ भी, पर अगर हम सिर्फ मूवमेंट के ऊपर ही ध्यान दे तो ये लगभग सियोमेंग के लेवल का था। आखिर उस बेवड़े ने उसे ये सब क्या सिखा दिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता सियोमेंग की टीचिंग की वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। वो इन 21 दिनों में हर एस्पेक्ट से अनबिलीवेबली इंप्रूव हुआ है। अमेजिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड वोन्यू का हाथ काटने का हिम्मत। वो सच में हेवन से आया हुआ कोई जीनियस है। अगर मैं उसे सियोमेंग से पहले अपना स्टूडेंट बना लेता, नहीं यह नहीं हो सकता क्योंकि मैं एकेडमी का ओनर हूँ और मुझे लग नहीं रहा है कि जियोन को जैसा बहुत ही खुशी मिली होगी। यहाँ पर वो मास्क वाला लड़का सोच रहा था उसने साउंड क्लान के कैंडिडेट वोन्यू को हरा दिया है। वो अभी तक अपने मार्शल आर्ट्स को छुपाता हुआ आया है। मुझे ये बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि उसने सबको दिखा दिया आखिर उसकी क्षमता कितनी है। उसके बाद उस मास्क वाले लड़के का टीम का मैच भी आ जाता है, यानी ग्रुप 6 वर्सेस 7, पर उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कल जब जियोन ने उसके ऊपर हमला किया था जंगल में, तब वो उसे पूरी तरह डॉज नहीं कर पाया था। मुझे लगा था मैंने सही से डॉज कर दिया है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा मेरे टीम के साथ। उसने उस समय का इस्तेमाल करा जब मैं नहीं था और सबके पैरों की कंडीशन काफी खराब कर दी, जिसकी वजह से मेरी टीम अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तुम अभी तक सबको धोखा देने में कामयाब हुए हो। यहाँ पर ग्रुप 7 सोच रही थी ग्रुप 6 का सभी लंगड़ा रहे हैं उनके लीडर को छोड़कर, तो हमें उन्हें इजीली हरा देना चाहिए। और हमें नहीं पता कि ये सब किसने करा है, पर जिसने भी करा है बहुत अच्छा करा है। उसके बाद दोनों टीम सामने सामने आ जाती हैं। ग्रुप 6 के कैडेट सोच रहे थे हमारे से पैरों की हालत की वजह से हम कुछ कर भी नहीं सकते। मास्क वाला लड़का फिर एरो फॉर्मेशन तैयार करता है, जो देखकर ग्रुप 7 का लीडर हंस रहा था क्योंकि वो सभी लंगड़ा रहे हैं तो ऐसा फॉर्मेशन का क्या फायदा। उसके बाद दोनों टीमें आगे बढ़ती है हमला करने। मास्क वाला लड़का सबसे आगे था और वो जाकर ग्रुप 7 के लीडर पर हमला करता है। पहले वो उसका शील्ड उड़ा देता है और फिर उसके पेट के अंदर एक स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसका कोई जवाब ग्रुप 7 के लीडर के पास नहीं था। मास्क वाला लड़का अपने टीम को ऑर्डर देता है आगे बढ़कर ओपोनेंट को पीछे धकेलो और उन्हें सप्रेस कर दो, उनमें से किसी को भी खड़े होने का मौका मत दो। और उनकी यह फाइट देखकर लिवा भी हैरान था। फिर मैच खत्म होने के बाद मास्क वाला लड़का कहता है अगली बारी तुम्हारी है जियोन। जियोन सोच रहा था लग रहा है मैंने एक और एनुअल दुश्मन बना लिया है। फिर हमें एकेडमी के मेन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर एकेडमी ऑनर्स ऑफिस में जहाँ पर लिवा और बाकी इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए थे। होजिन कहता है यह है लिस्ट फेल्ड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ग्रुप 5। लिवा कहता है तो इस बार भी बहुत से कैडेट्स फेल हुए हैं। होजिन कहता है क्या तुम हायर क्लास के बारे में बात कर रहे हो? लिवा कहता है जो लोग जिनके पास क्लास नहीं है वो हाई और मिडिल क्लास क्लास में गार्ड्स बनने का सपना देखते हैं, पर शायद हायर क्लास का उत्तराधिकारियों को बुरा लग रहा होगा। अगर ये ग्रुप टेस्ट नहीं होता तो शायद वो 3rd राउंड तक पहुंच पाते, और ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर हम पुराने एकेडमी के रूल्स का फॉलो नहीं करते। होजिन कहता अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमने फेयर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के मुताबिक अगर उन्हें रिएक्शन नहीं करते तो हायर क्लास हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। लिवा कहता है हायर क्लान के कैडेट्स उनके क्लान में ही मार्शल आर्ट्स को सीखकर बहुत आगे जा सकते हैं, पर यह बहुत ही दुखद है कि मिडिल और लोअर क्लास के कैडेट्स को मेडिसिन बॉल और प्रीसियस लाइब्रेरी का मौका नहीं मिला। पर दूसरी तरफ जिन लोगों ने सेकंड टेस्ट को पास करी है वो सभी प्रीसियस लाइब्रेरी के पास इकट्ठा हो चुके होंगे, और हम देखते हैं कि सभी लाइब्रेरी के सामने आ चुके हैं। जो सोच रहा था तो यह प्रीसियस लाइब्रेरी यह तो मेन हॉल से भी ज्यादा बड़ा और ग्रांड है। दूसरे कैडेट्स मेरे पहले ही लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में जा चुके हैं और उस समय पर मैं इन्फर्मरी में था, तो इसका मतलब अब सेकंड फ्लोर की बारी है। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब जियोन सियोमेंग से ट्रेनिंग ले रहा था। सियोमेंग कहता है अपने सब कुछ लगा दो बटरफ्लाई स्वॉर्ड टेक्निक एंड स्प्रिंग डांस ब्रीथिंग मेथड को सीखने में। दूसरे फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद मत करना। इन मेथड्स को अच्छे से सीख जाओ जो कि तुम्हारे टेस्ट को जीतने के चांसेस को बढ़ा देंगे। जियोन कहता है फालतू चीजें, क्या आपका मतलब प्रीसियस लाइब्रेरी से है? सियोमेंग कहता है तुमने सही कहा, तुम ऑलरेडी लाइब्रेरी के 4th और 5th फ्लोर के मार्शल आर्ट्स को सीख रहे हो, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में नहीं जा पाए तो तुमने बहुत कुछ खो दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी मेरे मार्शल आर्ट्स के आसपास कुछ भी नहीं आता। प्रेशर में जियोन सोच रहा था मास्टर ने मुझे यही कहा था,
और मेरे पास नैनो है तो मैं जितनी मर्जी फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के बुक्स को स्कैन कर सकता हूँ। जियोन फिर लाइब्रेरी के अंदर जाकर सोच रहा था, यह पहली बार है जब मैं इतने सारे बुक्स को देख रहा हूँ। हमें फर्स्ट फ्लोर में बस 2 ही घंटे मिलेंगे तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। नैनो, मैं प्रीसियस बुक्स को देखना शुरू कर रहा हूँ तो तुम स्कैन करते रहना। इसी तरह करके जियोन बहुत सारे बुक्स को स्कैन कर लेता है। जियोन नैनो से पूछता है अभी समय कितना बाकी है, तो नैनो कहता है कि 1 घंटा बाकी है। जियोन पूछता है मैंने अभी तक कितने बुक्स को स्कैन करे हैं, तो नैनो कहता है इंक्लूडिंग स्वॉर्ड मास्टर, ब्लेड मास्टर एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स को मिलाकर टोटल 55 बुक्स को स्कैन किया जा चुका है। जियोन कहता है अभी ने मेरे दिमाग में मत भेजना, लगता है मैंने से बाहर की किताब को ही पढ़ा है, मुझे अंदर के रखे बुक्स को भी पढ़ना चाहिए। जियोन फिर वहीं पर एक गार्ड को देखता है। उन्हें देखकर कोई एक्सपर्ट लग रहा है। क्या वो वॉरियर है जिनका काम है लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर को प्रोटेक्ट करना? वो जो भी हो, पर लाइब्रेरी के बीच में ग्रेवस्टोन क्या कर रहा है? वॉरियर जियोन का नेम टैग देखने के बाद कहता है यह ग्रेवस्टोन एकेडमी के फाउंडर के द्वारा रखा गया है, द हेवनली डीमन एंसेस्टर। जियोन कहता है द हेवनली डीमन एंसेस्टर? वॉरियर कहता है तुमने सही कहा, और ये सब कुछ ग्रेवस्टोन में कार्व किया गया है। जियोन को ग्रेवस्टोन में कुछ चीजें लिखी हुई मिलती है। जियोन सोचता है लगता है इसमें कोई पोएम लिखा हुआ है, देखकर लग रहा है इन्हें उंगलियों से लिखा गया है। वॉरियर कहता है क्या ये सब अमेजिंग नहीं है? एंसेस्टर ने अपने नेगों को अपने उंगलियों में फोकस करके ये सब लिखा है। जिस स्टोन पर स्क्रैच करना भी मुश्किल होता है उस पर एंसेस्टर ने यह सब कुछ अपने उंगलियों से लिखा है। तुम्हें यहाँ पर एंसेस्टर की ट्रेस मिली, शायद इसलिए क्योंकि तुम उनका ब्लड लाइन हो। जियोन कहता है मैं भी ऑलमोस्ट अनदेखा करके जा ही रहा था, और यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आखिर कौन ही लाइब्रेरी के बीच में इतने बुक्स को छोड़कर इस स्टोन को देखेगा? वॉरियर कहता है मैं इसे 20 सालों से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर इस पर किसी ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, और इन लोगों में फैमिली का उत्तराधिकारी भी शामिल है। चलो तुम जो, वैसे भी मैंने तुम्हारा बहुत समय ले लिया है। जियोन फिर जाते हुए ग्रेवस्टोन के बैक साइड को देखकर सोचता है स्टोन के बैक साइड पर शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैचेस करने के निशान है। देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ से छुपाने की कोशिश करी गई है। नैनो ट्रेसेस को एनालाइज करो। नैनो एनालाइज करके कहता है एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेसेस सोड के सारे ब्लेड की वजह से आई है। जियोन सोच रहा था ये सब सोड से किया गया है। आखिर कौन ही हेवनली डीमन एंसेस्टर के ग्रेवस्टोन में ऐसा करेगा? नैनो कहता है एनालिसिस के हिसाब से स्टोन में जो डेप्थ है लग रहा है कि 2 लोगों ने ये सब किया है। जो सोच रहा था मैं देखकर नहीं कह सकता कि आखिर ये सब किसने किया है। नैनो मुझे सर ट्रेसेस 3D ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखाओ। इसलिए नैनो ट्रेसेस को 3D में दिखाता है, जो देखकर जो सोच रहा था दोनों सोर्स का स्ट्रेंथ और एंगल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे इजीली कहा जा सकता है कि ये काम 2 लोगों ने किया है। बाय एनी चांस क्या ओरिजिनल स्क्रैचेस को छुपाने के लिए इस पर इस तरह स्क्रैच किया गया है? जियोन फिर कहता है नैनो तुम कह रहे थे कि तुम्हें 2 सोर्स के ट्रेसेस मिले हैं, तो जो सोर्ड के ट्रेसेस बाद में आए हैं उन्हें हटाकर बस पहले वाले स्क्रैचेस को दिखाओ। और फिर नैनो उसे हटाने के बाद जियोन उसे देखकर पूरा ही शॉक हो गया था, और वो सोच रहा था कि ये कोई नॉर्मल सोर्ड का ट्रेसेस नहीं है, ये एक सोर्ड मूवमेंट है जो कि अनटोल्ड फॉर्मेशन की मदद से किया गया है। मैं जो सोच रहा था, जैसे कि मैंने सोचा था, ये कोई नॉर्मल सोर्ड का ट्रेसेस नहीं है, ये एक सोर्ड मूवमेंट है जो कि बना है अनटोल्ड फॉर्मेशन की मदद से। और मैं इसे देखकर बता नहीं सकता कि आखिर कौन से टाइप का मूवमेंट है। मुझे अभी भी ऐसी चीजों को समझने में समय लग जाता है। नैनो क्या तुम इस सोर्ड के ट्रेसेस को एनालाइज करके इस ऑगमेंटेड वीडियो में सिमुलेट कर सकते हो? नैनो कहता है ये पॉसिबल तो है, पर उससे पहले मुझे इस ग्रेवस्टोन के हार्डनेस के बारे में पता होनी चाहिए ताकि मैं उस आदमी के स्ट्रेंथ को समझ पाऊँ। जियोन कहता है कि हार्डनेस, पर आखिर हम उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? क्या तुम मुझे इसे तोड़ने को कह रहे हो? तभी गार्ड या फिर वॉरियर आकर कहता है क्या तुम यहाँ पर किताबें नहीं पढ़ रहे? जियोन कहता है हाँ वो मैं जा ही रहा था। वॉरियर कहता है तो तुमने भी स्टोन के बैक साइड को देख लिया, ये काफी गंदा हो रखा है, ये बड़ी बदकिस्मती है। ऐसा कहा जाता है कि हेवनली डीमन एंसेस्टर ने अपनी एक सोर्ड की टेक्निक यहाँ पर छोड़ी थी। हमें पता नहीं है कि ये सब किसने किया है और क्यों किया है, और आखिर कोई ऐसा करना भी क्यों चाहेगा। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो ताकि बस वही इसका इस्तेमाल कर सके। जो सोच रहा था कि क्या स्क्रैचेस सच में ट्रेसेस को खराब करने के लिए यूज किए गए हैं। वॉरियर फिर कहता है मैं एक राउंड पर जा रहा हूँ, तो तुम अपने जाने से पहले सब कुछ अच्छे से देख लेना। जो सोच रहा था अच्छा है कि वॉरियर जा रहा है। नैनो कहता है अगर आप ग्रेवस्टोन के ऊपर हाथ रखेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि इसका हार्डनेस कितनी है। जियोन फिर स्टोन के ऊपर हाथ रखता हूँ। नैनो स्कैन करके बताता है अगर डायमंड को स्टैंडर्ड लेकर हार्डनेस को 10 लिया जाए तो स्टोन को रेट किया जाएगा 7। जियोन सोच रहा था तो अच्छा खासा हार्ड है, तो आखिर वो कौन है जिसने अपने सोर्ड की मदद से ओरिजिनल सोर्ड के ट्रेसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। नैनो तभी स्टोन के हार्डनेस का एनालाइज करके और उसके ऊपर जो ट्रेसेस है उन्हें स्कैन करके एक ऑगमेंटेड वीडियो प्ले करता है। जियोन इसे अपने सामने देखकर बातें करने की कोशिश करता है, पर नैनो बताता है कि इसमें कन्वर्सेशन की सपोर्ट नहीं है। नैनो फिर सोर्ड के ट्रेसेस के सिमुलेशन को शुरू करता है। जियोन अपने सामने ऑगमेंटेड रियलिटी में उस आदमी को सोर्ड मूवमेंट की मदद से पैटर्न बनाता हुआ देखता है। जियोन कहता है नैनो क्या ये वही मूवमेंट्स है? नैनो कहता है अगर सारे फॉर्मेशंस को कनेक्ट कर दिया जाए तो आपके मार्शल आर्ट्स के हिसाब से एक मूवमेंट है। जियोन ये देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था।
यह हो ही नहीं सकता। इवन द बटरफ्लाई टेक्निक 8 फॉर्मेशन से बनी है, जिसे मास्टर करने में 6-7 महीने लग जाते हैं, पर इसे तो उसे कंपेयर किया नहीं जा सकता। लगता नहीं कि इस टेक्निक को कोई रोक भी सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्लोर 1 में मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, पर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना। नैनो इस मूवमेंट को सेव कर लो और बाद में ट्रांसफर कर देना। मैं तो उसे टोटली ही मिस कर देता इस स्क्रैचेस की वजह से। मुझे पता नहीं कि ये सब किसने किया है, पर वो कोई इविल ही होगा। पर मैं ये मूवमेंट सीख पाऊंगा तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। नैनो कहता अगर बाद के स्वॉर्ड के ट्रेसेस को मिटा दे तो इसमें 45 मूवमेंट्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है। चियोन ये सुनकर पूरे शौक हो जाता है। नैनो कहता है एनालिसिस की मदद से ये 45 मूवमेंट्स को समय के अंतराल में आए हैं। चियोन सोचने लगता है यह कोई स्वॉर्ड का ट्रेसेस नहीं है जो कि टेक्निक को कवर कर रहे हैं। शायद यह हो सकता है कि नैनो जल्दी से स्वॉर्ड के मूवमेंट्स को ऑगमेंटेड वीडियो में प्ले करो। नैनो फिर स्वॉर्ड के मूवमेंट्स को प्ले करने लगता है। जैसे जैसे मूवमेंट्स आगे बढ़ रही थी, मूवमेंट और भी परफेक्ट होता जा रहा था। फिर वीडियो खत्म होने के बाद चियोन कहता है नैनो क्या तुम इनिशियल स्वॉर्ड मूवमेंट्स और लास्ट के 45 मूवमेंट्स को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखा सकते हो। नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल है। चियोन फिर अपने सामने नैनो की मदद से इनिशियल स्वॉर्ड मूवमेंट्स और लास्ट के 45 मूवमेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ता हुआ देखता है। चियोन ये देखकर सोच रहा था क्या उसने रोक दिया। मुझे लगा था कि पहला वाला मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी ओरिजिनल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था। यह 45 स्वॉर्ड मूवमेंट्स एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि ओरिजिनल मूवमेंट्स को रोकने के लिए किया गया है, और जिसने भी ये करा है वो करने में सक्सेसफुल रहा है। चियोन फिर वॉरियर को कहता मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या बस फ्लोर 1 में ऐसा ग्रेवस्टोन रखा हुआ है। वॉरियर कहता है मैंने बस फ्लोर 1 में ही काम करी है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर ऊपर है या नहीं, पर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा हर एक फ्लोर में है। चियोन फिर नैनो को कहता है नैनो तैयार हो जाओ, हम अभी सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं। चियोन फिर पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्या उनका टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ है? हाँ ऐसा हो सकता है। जबकि फ्लोर 1 में बस 2 ही घंटे मिलते हैं, वहीं पर सेकंड फ्लोर में कैडेट्स को 3 घंटे मिलते हैं। इस वजह से उनका समय अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। चियोन की नज़र फिर ब्लेड क्लान के यूचेन के ऊपर पड़ती है। ये तो ब्लेड क्लान का यूचेन है। दूसरे क्लास के उत्तराधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो सभी अपने क्लास के मार्शल आर्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो जरूर कोई केयरफुल लड़का है क्योंकि वो यहाँ पर बैठकर लो लेवल के मार्शल आर्ट्स को ही पढ़ा रहा है। मुझे दूसरों को छोड़कर उसको लेकर ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। चियोन फिर धीरे धीरे करके सेकंड फ्लोर के ग्रेवस्टोन के पीछे आकर देखता है और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे स्वॉर्ड के ट्रेसेस मिलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था। इस ग्रेवस्टोन के पीछे भी स्वॉर्ड का स्क्रैचेस है। नैनो इन्हें फ्लोर 1 की तरह ही एनालाइज कर दो। नैनो फिर एनालाइज करके कहता है ये भी वही सेम ट्रेसेस है जो कि हमें फ्लोर 1 में मिले थे। पहले स्वॉर्ड का मूवमेंट 24 फॉर्मेशन तक का है, जबकि जो ट्रेसेस दूसरे पर्सन के द्वारा छोड़े गए हैं वो 56 मूवमेंट्स तक के हैं। चियोन सोचने लगता है क्या 56 मूवमेंट्स तक? शायद उन्होंने इस ग्रेवस्टोन के स्वॉर्ड मूवमेंट्स को बीट करने के लिए ज़्यादा रिसर्च करी है। मुझे इस अभी चेक करना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर